नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी नियुक्ति तो सम्राट द्वारा की जाती है, वो हम पहले देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति। अगर हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति की बात करें तो पहली अगर हम बात करते हैं, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनता है वहां से उसकी शक्तियां स्टार्ट हो जाती है। तो वो पहला जो कार्य करता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वो क्या करता है? वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। क्या करता है? मंत्रिमंडल का निर्माण। तो पहली शक्ति में हम लिखेंगे मंत्रिमंडल का निर्माण। तो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है उसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद पहला कर्तव्य है उसका मंत्रिमंडल का निर्माण करना। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य मंत्रिमंडल का निर्माण करना है। अब इसके लिए क्या करता है मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री सदस्यों की एक सूची तैयार करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री सदस्यों की सूची तैयार करता है। ठीक है। अब इस सूची को किसके पास भेजता है? इस सूची को राजा के पास भेजता है ना। और कहने का तात्पर्य यह है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल होगा, यह निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। तो कौन व्यक्ति किसको मंत्री बनाना है, किसके पास क्या विभाग होगा, यह सब प्रधानमंत्री तय करता है, मंत्री तय करता है। सम्राट तो क्या करता है? मात्र उस पर हस्ताक्षर करता है ना। तो सम्राट मात्र प्रधानमंत्री की सूची पर हस्ताक्षर करता है। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना प्रधानमंत्री की शक्ति है। राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये जो निर्णय लिए जाते हैं इसके अंदर दलीय एकता, राजा की इच्छा, अभिसमय और राजनीतिक स्थिति, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है? देखिए इसमें, इसके अंदर
किसका? एक तो दलीय एकता का, दलीय एकता, राजा की इच्छा, है ना, दलीय एकता, राजा की इच्छा, अभिसमय जो परंपराएं चली आ रही है, अभिसमयों तथा राजनीतिक परिस्थिति, परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, दलीय एकता का ध्यान रखा जाता है, राजा की इच्छा क्या है उसका ध्यान रखा जाता है, राजा से भी कि मंत्री किन लोगों को बनाया जाए, उसकी इच्छा क्या है, अभी समय क्या कहते हैं अर्थात परंपराएं क्या कहती है, और उस समय राजनीतिक माहौल क्या है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है, इन सबको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो परंतु अंतिम शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ होती है, प्रधानमंत्री के हाथ होती है। समझ में आ गया आपको कि अंतिम शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ ही होती है, चाहे वो इस एकता का ध्यान रखे ना रखे, राजा की इच्छा का ध्यान रखे नहीं रखे, अभिसमयों का पालन करे ना करे, राजनीतिक परिस्थिति को देखे ना देखे, या देखे या ना देखे, लेकिन अंतिम रूप से प्रधानमंत्री की मोहर लगती है, प्रधानमंत्री की इच्छा ही कार्य करती है, अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण में पूरा का पूरा जो रोल है वो प्रधानमंत्री का है। तो इससे सिद्ध होता है प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली पद है ब्रिटेन के अंदर। अब मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या करेगा? मंत्रिमंडल का कार्य संचालन की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। देखिए, सेकंड शक्ति देखते हैं, दूसरी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं क्या? मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अब देखिए, मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया, अब उसका क्या होगा? कार्य संचालन होगा। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का कार्य का संचालन करता है। किस तरह करता है? वो प्रमुख मार्गदर्शक होता है, एक तरीके से मार्गदर्शन का कार्य करता है। हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल का मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। कहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। जैसा प्रधानमंत्री कहेगा, जैसा रास्ता दिखाएगा, वैसा मंत्रिमंडल करता चली जाएगा। और यही नहीं, मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वो करना भी इसी का काम है। क्या करता है प्रधानमंत्री? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है, कि अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो साहब केवल मार्गदर्शन नहीं करेगा, मेन चेयर पे बैठेगा, अध्यक्षता करेगा। साहब हम अध्यक्ष है, आप फिर निर्णय जो लिए जाते हैं वो इस तरह ही लिए जाते हैं। तो मंत्री को प्रधानमंत्री की राय, विभाग संबंधी जानकारी जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री को देता है,
और प्रधानमंत्री की राय से ही वो कार्य करता है। तो हम ये यहां पे कह सकते हैं मंत्री प्रधानमंत्री की राय पर ही विभाग के कार्य करता है, विभाग के कार्य करता है। जैसा प्रधानमंत्री कहेगा मंत्री वैसे ही करते चले जाते हैं उस विभाग के कार्य को। तो निर्णायक प्रधानमंत्री होता है। जितने भी निर्णय, अगर हम बात करते हैं, देखिए निर्णय, तो निर्णय जो लिए जाते हैं, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, बहुमत से लिए जाते हैं। निर्णय तो बहुमत से लिए जाते हैं, नाम मात्र का बहुमत है, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन निर्णायक कौन है? निर्णायक प्रधानमंत्री होता है। निर्णय चाहे बहुमत से लिए जाए, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम जो बात है, जैसे हम भारत की बात करें, आज ये कहता है साहब कोई मंत्रिमंडल नहीं, कोई संसद नहीं, एकमात्र जैसा मोदी होता कहता है वैसे ही पूरी सरकार काम करती है, वही चीज वहां पर है। जैसा प्रधानमंत्री चाहता है वही निर्णय लिए जाते हैं। तो नाम मात्र का बहुमत चलता है, जैसा चाहता है प्रधानमंत्री वैसा कार्य होता है। तो निर्णायक की भूमिका किसकी है? प्रधानमंत्री की है। केवल निर्णय बहुमत से लिए जाता है, सलाह मशवरा सबसे किया जाता है, वो बात अलग है, वो तो उनको स्वीकार चाहता है। जैसा प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार अगर काय काम हो रहा है, जैसा प्रधानमंत्री चाह रहा है, अगर वही बहुमत का निर्णय आ रहा है तो प्रधानमंत्री सहर्ष स्वीकार करता है, लेकिन अंतिम शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास है। सब क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट की ओर चले, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल का अंत करना। अब भैया बनाया इसने तो अंत भी यही करेगा। कैसे करेगा देखिए। देखिए थर्ड पॉइंट की बात करता है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रिमंडल का अंत भी यही करता है। भैया प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो एक या अधिक मंत्रियों को त्याग पत्र के लिए कह सकता है। क्या कह सकता है? प्रधानमंत्री एक या अधिक मंत्रियों से, अधिक मंत्री से, मंत्रियों से त्याग पत्र के लिए कह सकता है। कह सकता है कि त्याग पत्र दीजिए। एक मंत्री से कह दिया नहीं तो इनको त्याग पत्र देना है, या दो मंत्री से कह दिया, पांच मंत्री से कह दिया, वो कह सकता है। ये उसका अधिकार है। ये क्या है? प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वो एक या अधिक मंत्रियों से त्याग पत्र के लिए कह सकता है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के पूरे के अंत के लिए हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल के अंत के लिए या विघटन के लिए, विघटन शब्द को भी उपयोग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के अंत के लिए, विघटन के लिए सम्राट से सिफारिश कर सकता है। सम्राट से सिफारिश से कर सकता है। क्या आप क्या कर दीजिए? मंत्रिमंडल की सिफारिश कर दीजिए। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री खुद त्याग पत्र दे देता है
तो मंत्रिमंडल स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं यहां पर प्रधानमंत्री के स्वयं के त्याग पत्र पर मंत्रिमंडल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो मंत्रिमंडल क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री अंत कर सकता है। मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री किस तरह कर सकता है, ये हमने देखा कि प्रधानमंत्री एक या अधिक मंत्रियों को त्याग पत्र के लिए कह सकता है कि आप भैया पद छोड़िए, वो संभालिए अपने पद, अब आप रवाना होइए। ये उसका अधिकार है प्रधानमंत्री का। या फिर उसको अगर पूरे मंत्रिमंडल को साफ करना है तो सम्राट से सिफारिश कर सकता है कि साहब विघटन कर दीजिए मंत्रिमंडल का, तो भी मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। अगर सब त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माण, उसका कार्य संचालन देखा और मंत्रिमंडल का अंत, ये सब शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। इसके अलावा हम बात करते हैं वित्त पर नियंत्रण। किस पर नियंत्रण रखता है, वित्त पर नियंत्रण रखता है। अब वित्त पर किस तरह नियंत्रण रखता है, वित्त की बात करते हैं। देखिए वित्त पर किस तरह नियंत्रण रखता है। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, वित्त पर नियंत्रण। देखिए वित्त पर नियंत्रण के लिए हम जानते हैं जो वित्त विभाग का पद है वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होता है ना। वित्त विभाग का जो पद है ना, तो वित्त विभाग का पद क्या है, चांसलर, है ना, चांसलर ऑफ द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, है ना। इसके पास संपूर्ण वित्त की शक्तियां होती है, संपूर्ण वित्त शक्तियां किसके पास होती है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होती है। लेकिन बजट है, कर है, ये सब कार्य व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री के अनुसार ये करता है। तो समस्त कार्य हम ये लिख सकते हैं, समस्त बजट व कर संबंधी कार्य चांसलर ऑफ द एक्सचेकर प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से करता है ये सब कार्य, चाहे बजट निर्माण करना हो, चाहे कोई नया कर लगाना हो, चाहे वित्त के अन्य कोई कार्य करना हो। करता कौन है, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ही करता है। लेकिन किसकी सलाह से करता है, किसकी राह मशवरे से करता है, किसके अनुसार करता है, वो है प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं वित्त पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। संपूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है वित्त के ऊपर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की इसकी क्या क्या शक्तियां हैं हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे उनको लेकर के। अभी बहुत सारी शक्तियां इसकी बाकी है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी को जब तक के लिए हम नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हम प्रधानमंत्री की शक्तियां देख रहे थे। हम प्रधानमंत्री की शक्तियां देख रहे थे। प्रधानमंत्री की शक्तियां कहां के प्रधानमंत्री की देख रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, है ना? ब्रिटेन, है ना? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियां देख रहे थे। तो हम बात कर चुके थे, एक तो क्या करता है? मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण है। हम बात कर चुके थे, क्या करता है? मंत्रिमंडल का संचालन करता है। मंत्रिमंडल का संचालन। इसके अलावा अंत करता है, मंत्रिमंडल का अंत करता है, का अंत करता है। इसके अलावा हमने जो देखा, वित्तीय शक्तियां देखी, इसकी वित्तीय शक्तियां। इन शक्तियों पर हम चर्चा कर चुके थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, कि मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल का संचालन करता है, मंत्रिमंडल का अंत करता है, और इसकी वित्तीय शक्तियां देख चुके थे। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या शक्तियां हैं इसकी। तो आगे क्या हम शक्ति की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो लोक सदन का नेतृत्व करता है। लोक सदन का नेतृत्व क्या करता है? लोक सदन का नेतृत्व करता है। देखिए, शासन के प्रमुख के साथ साथ, ये शासन का प्रमुख तो है ही है, ये लोक सदन का नेता भी होता है। तो क्या होता है? एक तो ये प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है। ठीक है, तो लोक सदन का नेता होने के कारण क्या करता है? ये लोक सदन का नेतृत्व की भूमिका इसी के पास होती है। मंत्रियों के साथ लोक सदन में व्यवस्थापन कार्य ये करता है। तो क्या करता है? दूसरा कार्य इसमें लोक सदन के नेतृत्व करते हुए मंत्रियों के साथ मिलकर के, मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री व्यवस्थापन संबंधी कार्य, व्यवस्थापन संबंधी कार्य। भाई, व्यवस्था विभाग के जितने भी कार्य हैं, कार्य वो मंत्रियों के साथ मिलकर के ये लोकसभा का नेतृत्व करने की हक से ये कार्य करता है। लोक सदन के कार्य, व्यवस्थापन कार्य, जैसे विधेयकों के निर्माण, निरीक्षण, उन पर नियंत्रण, बजट के कार्य, वो सभी कार्य इसके आते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे सभी सरकारी विधेयक इसी के नियंत्रण में बनाए जाते हैं। सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के नियंत्रण में बनता है। मतलब सभी सरकारी विधेयक पर किसका नियंत्रण होता है? प्रधानमंत्री का होता है नियंत्रण में, तथा निरीक्षण भी यही करता है। निरीक्षण में, निरीक्षण भी लिख सकते हो आप, निरीक्षण में तैयार होता है। इसके अलावा बजट का जितना भी कार्य है, बजट में इसका प्रमुख भूमिका होती है। किस तरह बजट तैयार करना है, कहां कहां कितना फंड एलोकेशन करना है, तो वो सब कार्य भी लोक सदन के नेता होने के कारण, अर्थात ये व्यवस्था पिघा के इसके कार्य है वो अपने अंडर में ले लेता है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर बजट संबंधी कार्य, है ना? तो बजट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रिमंडल का संचालन, अंत और वित्तीय शक्तियां, तो देखिए साथ में लोक सदन का नेतृत्व करता है। और लोक सदन का नेतृत्व करने के कारण विधायिका से संबंधित सभी कार्य है वो इसके अंडर में आ जाते हैं। वहां पर उसकी नेता होता है उसका। और इसके अलावा व्यवस्थापिका के सभी कार्य करता है, सरकारी विधेयकों पर नियंत्रण रखता है कि कौन सा विधेयक किस तरह तैयार होना है, उसका निरीक्षण करता है, उस पर नियंत्रण रखता है और उसको
तैयार करवाता है। साथ में बजट के अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि किस तरह फंड एलोकेशन करना है, कहां कहां किस मद में कितना करना है, कितना खर्च करना है, किस तरह का बजट बनना है, वो सब कुछ हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों में आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों की अगर हम बात करते हैं और कौन कौन शक्तियां हैं, देखिए तो यहां पर हमने देख लिया, एक चीज और देख ली इसके साथ, क्या देख ली यहां पर, लोक सदन का नेतृत्व देख लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य शक्ति की, तो और कौन सी शक्ति है, तो मंत्रिमंडल और सम्राट दोनों के बीच की कड़ी है। क्या है, मंत्रिमंडल व सम्राट के मध्य की कड़ी, मध्य की क्या है, ये कड़ी है। अब कड़ी कैसे है कि सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता, काम इसके द्वारा होता है, लेकिन परामर्श ये करता किससे है, सम्राट से करता है। किसी भी चीज पे अगर कोई सूचनाएं देता है सम्राट को, तो कौन देगा, ये देगा सम्राट से, भाई काम इसका है, सब कुछ इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन एक प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर हम कहते हैं कि जो कार्य किए जाते हैं उसमें सम्राट के नाम से होते हैं, सम्राट के नाम से होते हैं। और कार्य कौन करती है, मंत्रिमंडल करती है। और इसमें प्रमुख भूमिका में कौन सा, प्रधानमंत्री होता है। इन कार्यों की जो सूचनाएं हैं वो सम्राट के पास कौन पहुंचाता है, प्रधानमंत्री पहुंचाता है। प्रधानमंत्री यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कड़ी का काम करता है। मंत्रिमंडल क्या, कोई सदस्य प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता है, कौन जाता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल कोई सदस्य सम्राट के पास नहीं जाता है, कौन जाता है, प्रधानमंत्री जाता है। और समस्त शासन से संबंधित सभी सूचनाएं सम्राट के पास पहुंचाता है। उसको परामर्श देने का कार्य प्रधानमंत्री करता है, चाहे वो पहले परामर्श मंत्रिमंडल से कर ले, उसके बाद मंत्रिमंडल से जो परामर्श हुआ उनकी जानकारी किसको देगा, सम्राट को देगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं दोनों के बीच की क्या है, ये कड़ी है। हाँ, हम कह सकते हैं इसके अंदर, इस आधार पर कहते हैं सम्राट के प्रमुख परामर्शदाता होता है। क्या होता है, सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता। मंत्रिमंडल की समस्त सूचनाएं सम्राट तक पहुंचाता है, सम्राट तक पहुंचाता है। ठीक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में कोई, अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की सभी सूचनाएं ये वहां पहुंचाता है, परामर्शदाता करता सूचनाएं। मंत्रिमंडलों के कार्य, मंत्रियों के कार्यों को भी किसको पहुंचाता है, वहां पहुंचाता है सम्राट के पास। इसके अलावा प्रधानमंत्री की इजाजत से बिना कोई सम्राट से नहीं मिल सकता, तो सम्राट से मिलने के लिए मंत्री प्रधानमंत्री की इजाजत लेते हैं। तो कड़ी कौन हो गया, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, है ना। तो मंत्री किसकी इजाजत लेते हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री ये किसकी इजाजत लेते हैं, प्रधानमंत्री की इजाजत लेते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, एक कड़ी हो गया, सभी सूचनाएं ये पहुंचाता है। मंत्री मंडल के निर्णयों की जानकारी सम्राट को देना, और सम्राट के आदेशों को या सम्राट की कोई बात होती है परामर्श, उसको मंत्रिमंडल तक, तो सम्राट के परामर्श को, सम्राट की कोई परामर्श दे प्रधानमंत्री को, तो उसको कहां पहुंचाता है, मंत्रिमंडल को पहुंचाता है।
को पहुंचाता है। कहने का मतलब एक तरीके से क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का ये कार्य करता है। क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट का मध्य की कड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और क्या शक्ति है इसके बाद। मंत्रिमंडल का गठन तो देखा हमने, मंत्रिमंडल का गठन देख चुके हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। लेकिन क्या एक बार निर्माण हो गया उसके द्वारा उसके बाद कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, पुनर्गठन भी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, है ना, इन पॉइंटों को आप लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मंत्री मंडल का मंत्री मंडल का पुनर्गठन क्या करता है? पुनर्गठन करता है। पुनर्गठन का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के पास वो शक्ति होती है, वो जब चाहे तब और जैसा चाहे वैसा मंत्रिमंडल के अंदर परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? मंत्रिमंडल के अंदर परिवर्तन करता है, यह शक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री जब चाहे जैसा चाहे मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है। जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। इसमें क्या क्या? मंत्रियों में परिवर्तन, मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो सकता है, विभागों में परिवर्तन कर सकता है, मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है, मंत्रियों को हटा भी सकता है, नए मंत्री बना भी सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विभागों में मंत्री परिवर्तन कर सकता है, मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल में परिवर्तन का मतलब ये एक नए मंत्री लेना, मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है ना। पुराने मंत्रियों को हटाकर नए मंत्री बना सकता है, नए मंत्री बना सकता है, मंत्रियों के विभागों को बदल सकता है। तो ये सब शक्तियां इसके पास है। इस आधार पे लास्की ने क्या कहा है? लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु होता है। इसी आधार पर लास्की ने क्या कहा है? लास्की ने शब्द बोला है, मैं लिख देता हूं। लास्की क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु होता है। किस आधार पर? इन आधारों पर इन्होंने ये कहा है। इसके अलावा नेक्स्ट शक्ति की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं? आप स्क्रीनशॉट लेके लिख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो इस आधार पर। नेक्स्ट शक्ति की बात करते हैं, शासन पर नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? शासन पर नियंत्रण। ये तो इंपॉर्टेंट है इसका। शासन पर नियंत्रण। शासन पर नियंत्रण में क्या चीजें हम लिखें? देखिए, शासन में नियंत्रण हम देखते हैं कि सिद्धांततः हम जानते हैं सम्राट
शासन का प्रमुख होता है। सिद्धांततः कौन होता है? सिद्धांत के अनुरूप सम्राट शासन प्रमुख होता है। परंतु व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है। शासन प्रमुख होता है। तो सिद्धांत तो हम देखते हैं कि सिद्धांत नाम मात्र का शासन प्रमुख होता है सम्राट सिद्धांततः शासन प्रमुख होता है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इस आधार पर अगर व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही शासन का प्रमुख होता है तो शासन पर नियंत्रण किसका हुआ? प्रधानमंत्री का। इस आधार पर प्रधानमंत्री क्या रखता है? शासन पर नियंत्रण रखता है। प्रधानमंत्री क्या रखता है? शासन पर नियंत्रण रखता है। क्लियर हो गया भाई? यहां तक आपको क्लियर हो गया? देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री शासन का पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण कैसे रखेगा? क्या क्या करता है भाई? ये विभागों को में समन्वय रखता है। क्या रखता है? इसके जो कार्य हो सकते हैं नियंत्रण के रूप में, उन कार्यों की हम चर्चा करें। पहला कार्य विभागों में समन्वय, है ना, जिससे कोई कार्य बाधित ना हो। दूसरे काम की अगर हम बात करते हैं तो जो लोक सदन को दिशा निर्देश देता है, क्या देता है? लोक सदन को दिशा निर्देश देना कि किस तरह कार्य करना है कि नहीं करना। महत्वपूर्ण पद उनको नियुक्ति देना, जैसे विशेष राजदूत है, न्यायाधीश है, उनको सम्राट के द्वारा नियुक्ति दी जाती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थायी जो आयोग वगैरह है ना, उनकी भी नियुक्ति इसके द्वारा ही की जाती है। तो प्रमुख नियुक्ति की बात करें, प्रमुख प्रशासनिक नियुक्ति हम कह सकते हैं, प्रशासनिक व नियुक्तियां, है ना। प्रमुख प्रशासनिक नियुक्तियों की अगर हम बात करें, है ना, तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं में किसकी? जैसे न्यायाधीशों की, है ना। प्रशासनिक अधिकारी तो है ही है, इसके अलावा न्यायाधीश भी है कि नहीं है? इसके अलावा स्थायी आयोग है, स्थायी आयोग, राष्ट्रदूत, है ना, राष्ट्रदूत है, इनकी है, इसकी है, इसकी, ये सब नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसका आधार पर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री क्या करता है? शासन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये नेक्स्ट शक्ति हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्र का नायक होता है ना। क्या होता है? राष्ट्र का नायक, राष्ट्र का नायक होता है। नायक पिक्चर देखी ना आपने? नायक पिक्चर देखी नहीं देखी? तो क्या होता है अनिल कपूर उसमें? राष्ट्र का नायक ही होता है ना। कारण क्या है? जब भी चुनाव लड़े जाते हैं आजकल, देखिए आजकल के जो चुनाव हो रहे हैं ब्रिटेन के, वो पार्टी के आधार पर न होकर चुनावों में मुख्य भूमिका जो हो गई है, वो मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री पद की हो गई है। प्रधानमंत्री पद आ गया मुख्य भूमिका में, क्योंकि इस पर कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहा है। जैसे आज भारत की बात करें, मोदी के नाम पर वोट पड़े, न कि पार्टी के नाम पर, तो राष्ट्र का नायक कौन हो गया? मोदी हो गया कि नहीं हो गया? और मंत्रियों से मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब
नाम के आधार पर वोट पड़ रहे हैं। ये चुनावों में नया ट्रेंड ब्रिटेन के अंदर है, भारत के अंदर भी ये ट्रेंड आया है। तो इस हिसाब से इसकी शक्तियां और बढ़ जाती है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं इससे होती है, नायक से होती है। तो राष्ट्र का नायक है, तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली पद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर आप जितना चाहो लिख सकते हो कि राष्ट्र के नायक के रूप में, है ना। तो मुद्दा क्या है आजकल के चुनाव का? नेता है मुद्दा, न कि पार्टी है। पार्टी नहीं है, पार्टी के क्रियाकलाप नहीं है, पार्टी की विचारधारा नहीं रही है आजकल। मुद्दा क्या हो गया है? मुद्दा यह हो गया है कि नाम कौन है, नेता कौन है, यह मुद्दा हो गया है। ठीक है, लास्ट और अंतिम पॉइंट करके इस पॉइंट को खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे। जिससे देखिए आपातकालीन शक्तियां बात कर लेते हैं। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों में देखें तो आपातकाल के समय में, है ना, आपातकाल के समय में प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ जाती है। तो आपातकाल के समय में, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती हैं, शक्तियां बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां बढ़ जाती है आपातकाल के समय। कैसे बढ़ जाती है? जैसे हम बात करते हैं भूख हड़ताल हो गई, मंदी हो गई, या कोई युद्ध हो गया, ये आपातकालीन चीजें होती है। ये कौन सी चीज होती है? आपातकालीन होती है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, आपातकालीन चीज में जैसे युद्ध के समय, मंदी के समय, वो फटाफट निर्णय लेता है, अपने हिसाब से निर्णय लेता है, सबको मानने पड़ते हैं। हड़ताल के समय, है ना, तो ये उसकी शक्ति क्या हो जाती है, इनमें बढ़ जाती है। जैसे हम बात करते हैं युद्ध की, सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड विश्व युद्ध में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने, चर्चिल ने, प्रधानमंत्री चर्चिल था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो चर्चिल ने क्या किया? चर्चिल ने युद्ध का संचालन किया, युद्ध का संचालन। आप सोचो युद्ध का संचालन प्रधानमंत्री कर रहा है, कितनी बड़ी शक्ति होगी। व्यापक शक्तियां ग्रहण की इसने और अपने हिसाब से पूरे युद्ध को चलाने की कोशिश की। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व युद्ध में भी चर्चिल ने किया। इसकी शक्तियां लगातार बढ़ती गई है। हम जब भी देखते हैं आपातकाल की बात, वहां पर एक ही नाम, प्रधानमंत्री क्या करता है? प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों को अपेक्षाकृत बहुत बढ़ा लेता है। एक तरीके की हम ये कह सकते हैं अधिनायक की तरह भूमिका निभाता है। किसकी? हम कह सकते हैं तानाशाही भूमिका यहां पर चालू कर सकता है, तानाशाह बन सकता है यहां पर एक तरीके से। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि चर्चिल ने विश्व युद्ध में जिस तरह भूमिका बढ़ाई, इसी तरह प्रधानमंत्री आपातकाल में, हम देखा कि आपातकाल में प्रधानमंत्री शक्तियां बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।